धीरेन्द्र आचार्य जी को कहा कि अब आपकी जो माता जी के मन की बात है वो मैंने पर्ची निकाली है। ये एक किस्म का एक जैसे पारिवारिक विषय था जिसको प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में रेफ़र किया। इससे ये पता लगता है कि प्रधानमंत्री जो आज भारत के हैं वो भारत के परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये हमारे धीरेन्द्र हैं, जो वहाँ पे मेन उनके हेड हैं, उनकी माता जी के मन की बात है कि अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। और उन्होंने उसके ऊपर कमिटमेंट भी कर दी कि मैं जब इस हॉस्पिटल की इनागोरेशन होगी तो मैं उसकी इनागोरेशन पे भी आऊँगा, क्योंकि आज शिलान्यास है तो मैं शिलान्यास पे भी आया हूँ। तो इन सब के बीच में मुझे लगा कि आज सत्संग में मैं रवीश आशीष यहाँ बैठेंगे और इसके की पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये स्पीच नहीं सुनी होगी, बहुत से लोगों ने ये जो वहाँ पे इवेंट हुआ उसको वॉच नहीं किया होगा। तो हमारा एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने वाले लोगों में ये ड्यूटी बनता है कि हम इसके बारे में चर्चा करें। तो रवीश एंड आशीष, आप इसमें अपने विचार दें। पहले मैं आशीष से पूछूंगा, आशीष, कि ये आपको रेयर देखा होगा पिछले कुछ सालों में जब भारत के प्रधानमंत्री इस रिलीजियस, जिसको हम बोलते हैं ना, ये रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं जिसमें एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रैक्टिसेस हो रही हैं रिलीजन की, वहाँ प्रधानमंत्री जी पहुँचते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री जी भारत की एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, महाकुंभ की बात करते हैं, और वहाँ पे एक बड़ा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। आप इससे क्या इंडिकेशन ले रहे हैं कि जो हमारा भारत है उसकी ये ग्रोथ किस किस्म की है कि जो यहाँ के रिलीजियस एसोसिएशंस हैं वो अब सोशल वर्क की तरफ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बना रही हैं? एक बड़ा ही अच्छा जो उन्होंने आज पॉइंट बोला है उसमें ना, जो मेन की जो टेक अवे है, जो आपने जो बात बोली कि किस तरह से फ्यूचर रहेगा जब ऐसी एक संगम होता है स्पिरिचुअलिटी का प्लस साइंटिफिक एक्यूमेन का। उन्होंने ये चीज़ बोली आज अपने उसमें कि हिंदुस्तान में हम स्पिरिचुअल जो हमारा एक जर्नी है उसके साथ साथ एक साइंटिफिक जो हमारा वो रहता है एक्यूमेन भी रहता है, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी उसको साथ में लेके चलना जो है यहाँ पे जो है शुरू पहले से चला रहा है, एजिस से चला रहा है। आयुर्वेद हो, योगा हो, उसके साथ स्पिरिचुअलिज्म हो, मेडिटेशंस जो हम करते थे, तो वो उन्होंने बताया और वो बड़ी एक अच्छी बात थी। क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये चीज़ शायद कहीं नहीं बोली जाती, कहीं साइंस पे फोकस किया जा रहा है तो कहीं रिलीजन पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे जो उन्होंने बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों को साथ में लेके हम वर्षों से चल रहे हैं और कई एजिस से चल रहे हैं, कई सालों से, कई दशकों से और कई सौ सेंचुरी से चल रहे हैं हम जो है भारत में। और यही भारत का जो है एक मैं बोलूँगा कि फाउंडेशन भी है पूरे के पूरे जो सनातन धर्म, अगर हम बात करें सनातन धर्म की, कि रियलिस्टिक चीज़ों को देखना, प्रैक्टिकली देखना, स्पिरिचुअल को, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना जितना हम साइंटिफिक एक्यूमेंट जो होगी या साइंस होगी, विज्ञान होगा, उसको देंगे। तो ये जो टेक अवे था ये बड़ी अच्छी बात थी। और ऐसे मौके पे जब एक हॉस्पिटल की शिलान्यास करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का। कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि हम इंडिया में अक्सर देखते हैं कि कई सारे ऐसे हमें मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ढोंगी भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम इसका इलाज इससे कर देंगे, इसका इलाज जो है बिना। जो उन्होंने आज बड़ी अच्छी बात बोली कि साइंस और स्पिरिचुअलिज्म हाथ हैंड इन हैंड चलती हैं ये चीज़ें। जो जहाँ साइंस ने काम करना है वो साइंस नहीं करना है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म आएगा पिक्चर में वहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म ही आएगा पिक्चर में। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जो शायद एक ज़्यादा लोगों में ये जाएगा मैसेज। और जो लोग अक्सर हम देखते हैं कि बहक जाते हैं रास्ते से, के लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, और जहाँ जो सही रास्ता पकड़ना हो वो सही नहीं पकड़ते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से, उसको ये एक मेरे ख्याल से जो है केंद्रित करेगा उस सही रास्ते की तरफ, ये जो उनकी आज के जो स्पीच थी। बिल्कुल आपने ठीक इस पे पिन पॉइंट किया कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली ही आगे बढ़े तो देश और समाज के लिए पॉजिटिविटी होती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैंने जब कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कह दिया। ये इसका कारण ये था कि रवीश हमारे यहाँ पे एक बड़े पॉपुलर हुए हैं जिन्होंने मानतलाई में एक सेटअप बनाया, उनका नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था, और इसलिए हमें एक हैबिट होती है बात करने की। तो मैंने इसमें जो ऑब्ज़र्व किया उसमें मैं जो हमें देखते हैं सुनते हैं उनको ये बताऊंगा कि भारत बेसिकली एक नेशन ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए ना एक एग्जाम्पलरी है। रिविश हिस्टोरिकली भी जाएँ और प्रेजेंट की भी बात करें, जहाँ यूरोप एक तरफ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एज अ फ्रंट रनर मानते थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी हम यूरोप को बड़ा डेवलप नहीं कह सकते। अगर आप पूरी जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को देखें
जो डोमिनेटिंग फोर्सेस आज हैं, ये कुछ हज़ार साल पहले की बात छोड़े 500-600 साल पहले भी डोमिनेटिंग फोर्सेस नहीं थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो इकोनॉमीज़ थी उनमें हमारा भारत आता था, है ना। और जो फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस था वो भी भारत का ही था, जिसके बीच में डिफाइंड चीज़ें थी, सोसाइटी कैसे इकट्ठी रहेगी, वासुदेव कुटुंबकम की बात करना, ठीक, फैमिलीज़ के साथ चलना। आज सुबह मैं महाभारत देख रहा था, उसमें मैं आपको ये शेयर करता हूँ। महाभारत में जब कुंती की शादी होने लगती है पांडु जी के साथ, तो उनके पिताजी कुंती भोज जो हैं वो ये कहते हैं कि आज मेरी सपुत्री जिनको मुझे दिया गया बाय अ सेंट, उनकी अपनी बेटी नहीं होती हैं, और उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और उनके आने के बाद उनकी फैमिली बनती है। तो वो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं जो हमारे भारत में नारी के सम्मान के रिलेटेड जो अक्सर कहा जाता है उसके वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या वो कहते हैं कि भारत के लिए वो इमरजेंसी सिचुएशन होगी जब यहाँ की बेटियाँ अपनी मर्ज़ी से अपने लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाएंगी, और वो वहाँ कहते हैं कि आज मेरी बेटी अपना लाइफ पार्टनर चुनेगी, जिसके लिए भारत के दूर दूर से, भारत उस टाइम का आप ये माने जो ईरान इराक तक फैला हुआ था, जिसकी बाउंड्रीज इंडोनेशिया तक थी, वहाँ के सारे जो रूलिंग क्लास के लोग थे वो वहाँ आए होते हैं, बैठे होते हैं। तो कुंती चॉइस करते हैं कि मुझे किसके साथ शादी करनी है, और वो बोलते हैं जिसको मेरी बेटी चुनेगी सब लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, और उनके चुनने के बाद सब उनको मुबारक देंगे। और वो जो ये लाइन बोलते हैं ना, ये मैं बात लाइन बोलना चाहता हूँ कि वो ये बोलते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन भारत में आई कि भारत की बेटियां अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकती हैं, तो वो सिचुएशन जो होगी वो इमरजेंसी कॉल होगा, इमरजेंसी टाइम होगा। तो मैं ये सुना, मैं समझा, और फिर मैंने जब ये आज प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे सुना भाषण, और मेरे को लगा कि ये बात बतानी अब ज़रूरी है सत्यसंग जैसे प्लेटफॉर्म में, कि भारत की जो अपनी सिविलाइजेशन है, किसी भी नेशन की जो सिविलाइजेशन होती है उसका एक, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसका हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वैसे ही भारत का जो हार्डवेयर है वो उसकी बाउंड्रीज होंगी, हिमालय है, कोस्ट लाइन है ना, उसका एक सॉफ्टवेयर है कि ये भारत का जो हमारा नेशन है ये किस सोच के साथ आगे बढ़ेगा और क्या सोच के साथ ये बना। तो वो थी वही सोचे जो महाभारत रामायण में रिफ्लेक्टेड है, और वो कहीं ना कहीं आज दिखी हमें प्रधानमंत्री की भाषण में। बागेश्वर धाम की वो सोच कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं और लोगों की सेवा करें, जिसके अंदर हर आदमी अपना इलाज करा सके। और फिर उसमें एक और चीज़ सामने आती है रवीश, फिर मैं आपकी बात पे आऊँगा। कृष्ण जी ने कहा गीता में कि जो आदमी संसार चलाने में अपना योगदान नहीं देता है वो आदमी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मैं इसको नहीं करता हूँ। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कि अब आपका टाइम आ गया है कि आप समाज आगे बढ़ाएं, अपना योगदान दें और आप अपना परिवार बनाएं, तो वो बेसिकली उसी थॉट प्रोसेस का उन्होंने एक्सटेंशन बताया, जो थॉट प्रोसेस जो सोचे गीता में कृष्ण भगवान जी ने कही। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ बढ़ने से जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है, शायद वो पीरियड गोल्डन अब बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं, और हम उन लकी लोगों में आएंगे जो देख पाएंगे। रविश, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट सुनूंगा कि जो हमारे भारत का अब इमरजेंस हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं पे क्लियर वर्जन आ रहा है कि हम सनातन वर्किंग सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। हम इसको हिंदुज़म बोल के उन शक्तियों को ताकत देंगे जो शक्तियाँ भारत को तोड़ना चाहती हैं। हम इसको सनातन इसलिए कहेंगे क्योंकि भारत ने कभी किसी रेफरेंस में ये नहीं कहा है, किसी भी बुक में, किसी भी लिटरेचर में, कि हम लोगों का जो फेथ है वो कल्ट है। हमारा फेथ एक इमर्जिंग फेथ है, हमारा कल्ट नहीं है। हमारा नॉलेज एक्सप्लोर करना, समझना, वासुदेव कुटुंबकम की बात करना और अपने नॉलेज को बढ़ा के, नॉलेज के साथ डिबेट डिस्कशनों के साथ आगे बढ़ना, और तो वो शुरू से साइंटिफिक माइंडसेट है। बीच में ये दौर जो आया मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें, जब इन्वेजन्स हुई जो प्रॉस्पेरिटी भारत की अट्रैक्ट की, तो हमारे पे अटैक्स हुए, उन्होंने हमारी नॉलेज को वेस्ट किया, उन्होंने उस सोसाइटी को पोल्यूट किया जहां वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी गई कि तुम अपनी चॉइस मैरिज करोगे, और उस सोसाइटी में ऐसा माहौल बन गया कि वुमेन की जल्दी शादी करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग आते थे वो उनके साथ बदतमीजियाँ करते थे।
फिर डिविजन्स लिए गए, और फिर एक ऐसा माहौल आ गया जब यहाँ तक कह दिया गया कि भारत में राम सेतु है ही नहीं, ये एडम्स ब्रिज है जो अपने आप बना हुआ है। और आज हम ही 10 साल के बाद देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री महाकुंभ हो रहा है, जहाँ पे एकता का कुंभ कहा गया कि सारे लोग इकट्ठे हैं, पीसफुली ख़त्म हो जाएगा 2 दिन के बाद। थोड़ी उसमें शरारतें हुई, जहाँ पे मैं प्रधानमंत्री जी ने जब कहा पुलिस कर्मियों की बात की, मैं उस पर बहुत अप्रिशिएट करूँगा उन सब लोगों को जो ये चीज़ें उधर तक पहुँचाते हैं और वो अवेयर भी रहते हैं कि स्टैम्पीड बेशक हुई, नुकसान हुआ जिसको कोई लॉस कवर नहीं कर सकता, कैजुअल्टीज़ भी हुई, एक्सीडेंट्स भी हुए, लेकिन ओवरऑल अगर 50 करोड़ प्लस वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और फिर भी पुलिसकर्मियों ने उसको अच्छे से मैनेज किया। वो कह रहे थे पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं वो वैसा काम कर रहे हैं जैसे एक सेंट करता है। उन्होंने एज ए पुलिसकर्मी वाली शिकायत नहीं किसी को आने दी। लेकिन मैं इसके बीच में कहूँगा प्रधानमंत्री जी, जो लापरवाही अफसरों ने की हैं उन स्टैम्पीड की न्यूज़ आने के बाद, उनको इसमें नज़रअंदाज ना किया जाए। चाहे एक भी कैजुअल्टी हुई है किसी की, और अगर उसमें एक भी अफसर की लापरवाही है तो उस अफसर को इस कुंभ के ख़त्म होने के बाद ज़रूर कटहरे में खड़ा करना है और ये जानना है कि क्या ये जो स्टैम्पीड हुई थी रुक सकती थी। और अप्रिशिएट तो करना ही है जिन लोगों ने इस पूरी मेहनत एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन के ढोल नगाड़ों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने लापरवाही की है वो छुप जाएं और आगे चल के फिर हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े। इसके ऊपर मैं आपका कमेंट लूँगा कि जो भारत गवर्नेंस की तरफ जा रहा है अपने एंशिएंट वे के तौर पे, इससे कितना बेनिफिट हमें भारत को होगा और पूरे विश्व को होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो इसके ऊपर हमले किए गए, कुंभ के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ कुंभ का, और जो उधर अंडरलाइन की गई चीज़ों को देखिए, उधर हमारी श्रद्धा के ऊपर भी कुछ हमले हुए कि जो धर्म के नाम पे भी कुछ गलत चीज़ें बोली गई। लेकिन बात ये समझने वाली है कि जो ये कुंभ मेला था, हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, मैंने डेटा कुछ खंगाला 1820 से अभी तक का, आप ये जान के हैरान होंगे जो वैसे ही जो 1820 वाली स्टैम्पीड थी, 800 आदमी उस दिन हताहत हुआ था, 800 आदमी मरे थे। और उस टाइम आबादी जो थी ना वो 1/20 थी आज के मुकाबले, लाखों में ही थी। मुझे लग रहा है पूरे भारतवर्ष की आबादी लाखों में ही रही होगी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा आबादी नहीं थी। उसके बाद अगर मैं रिसेंट मेजर्स में जाऊं तो 1954 की बात आती है, जब जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, वो गए थे वहाँ पे और एक स्टैम्पीड मची थी। उनके आने के आसपास में ही ये जो त्रासदी घटी थी, 1000 आदमी मरा था। आप समझिए, जब एक हजूम होता है लोगों का इतना बड़ा, जब बल्क में एक आबादी आती है, उसका अपना मोमेंटम होता है, एक साइकोलॉजी है लोगों की। ये सिर्फ मास नहीं है कि कोई वेट है तो चल रहा है तो चल रहा है, ये दिमाग है, मॉब साइकोलॉजी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसको उस टाइम पे लिमिट किया गया केवल 30 में, और अभी तक मैं रिपीट नहीं देखा कोई ऐसे इवेंट का, तो मैं तो इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा इस सारे अरेंजमेंट को। इसके अलावा देखिए, इसके ऊपर जो लोग कस रहे हैं, जो जिन्होंने अपने तंज कसे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई गलत चीज़ हुई है, मेजरली अपोजिशन थी उसमें। इसमें जो ममता बनर्जी थी, उनका स्टेटमेंट आया था कि ये तो मृत्यु कुंभ है। तो कहीं ना कहीं मैं वो देखूंगा, देखिए इसके लिए आने वाले समय ममता जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल, आज नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर उनके ऊपर वापस तंज कसा। उसमें शायद जो आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर है कि इन लोगों को स्लेव मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए। जो हमारी ये सोच है कि हम गलत है, ये कुंभ गलत है, या इतने लोग नहीं जाने चाहिए, या बागेश्वर धाम जो है ये तो गलत कर रहा है, पाखंड कर रहा है, ये इस तरीके की जो धारणाएं हैं, ये बेसिकली एक जो एक एरा 600 साल 700 साल तक हमको सहनी पड़ी स्लेवरी। इसमें देखिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है, हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, 600-700 साल तक हमारे ऊपर एक स्लेव बना के रखा गया। तो जब एक स्लेव होता है उसको बहुत नीचा बनाया जाता है, उसको बोला जाता है, उसकी हर प्रैक्टिस को बोला जाता है कि ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड है। तो जो आज के दिन भी अगर कोई बात ऐसी करता है कुंभ के ऊपर, या कोई हमारे धार्मिक जो हमारी आस्थाएं हैं उनके ऊपर अगर कोई ऐसी बात करता है, तो वो उस स्लेव मेंटालिटी का ही एक अंश बचा हुआ है कि जो सेल्फ ब्लेम की बात कर रहा है, जो अपनी ही सोसाइटी, अपनी ही कल्चर को बदनाम करने की बात कर रहा है। और भारतवर्ष जो था, देखिए क्या हुआ कि जो ये वाद विवाद है, डिप्लोमेसी है, ये सब चीज़ें अब आई है विश्व में। 1940 में भी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब भी इन अंग्रेज़ों के पास डिप्लोमेसी नहीं थी, और उससे पहले तो इन्होंने
खूनो खून कर दिया था सारा। इनकी किस्मत अच्छी रही कि इनका एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया गलती से, वो भी गलती से, बिल्कुल गलती से आया, तो वहां से इन्होंने वो भी वो जो भारत में आए किताबें कुतुबें हाँ, ली यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। और वहाँ डिकोड की। और आइंस्टाइन ने कहा भी है कि जितनी नॉलेज हमारे को आज साइंटिफिक है उसमें ज़्यादातर योगदान उन रिसर्चेज का है जो हम भारत से लेके आए। बिल्कुल। देखिए ना, आपको आप महाभारत की बात की आपने, आप महाभारत में चीज़ें देखते हैं, अगर उसमें हम बात करते हैं जो सबसे वो जो बड़ा बाण होता था, क्या बोलते थे उसको, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। देखिए ब्रह्मास्त्र को जब व्याख्या होती है ब्रह्मास्त्र की, उससे क्या होगा, और फिर जब आप हिरोशिमा नागासाकी का उसको देखते हैं, सेम चीज़ वो बोलते हैं जी ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो उधर की वेजिटेशन जो है वो कुछ 30 साल या कुछ 60 साल ऐसे के सालों के लिए ख़त्म हो जाती है, सारी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है, हीट इतनी आती है, सूरज की तरह हीट आती है। तो जब आप वो चीज़ समझते हैं और आप एक एनालिटिकल एंगल से देखते हैं कि जी हिरोशिमा नागासाकी में क्या हो, तो आपको पता लगता है ब्रह्मास्त्र का मतलब था एटम बम। बेसिकली क्या था ना रविश, पहले 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 प्रॉब्लम थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल इतनी ज़्यादा थी। आज इंटरनेट के आने से, एआई के आने से चीज़ें आपको समझना आसान हो गई हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग शायद जो 2 लोगों को 10 लोगों को समझा सकते थे पहले, जो विद्वान थे, जिनकी पहुंच ज़्यादा नहीं थी, आज अगर आप देखो यूट्यूब में उनकी पहुंच लाखों करोड़ों की है। तो वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन जो होना शुरू हुई है वो बड़ी ज़्यादा शुरू हो गई है होना, तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को और लेकर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा आशीष, आपने और रवीश ने बड़े प्रैक्टिकली बताया, और जो आज हमें लेट नाइट सुन रहे हैं वो भी सुनेंगे और उनको भी खुशी होगी। जब भगवान कृष्ण थे ना दुनिया में, तब भी एक पौंडर कृष्ण वासुदेव का एक डोंगी आदमी आ गया था। वो ना झूठी बाजुएं लगाता था अपने आप को और बोलता था कि मैं वासुदेव हूँ। तो ऐसे ढोंगी तो हमारी बुक्स में हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो वैसे ही जब असली गुरु आते हैं, असली सेंट आते हैं सामने, तो ऐसे वो सूडो सेंट भी आ जाते हैं। लेकिन उन सूडो सेंट्स को आगे रख के कोई सनातन फिलॉसफी को इल्ज़ाम लगाए तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। बिल्कुल। और बागेश्वर धाम जी के देवेंद्र शास्त्री जी ने, और हमें खुशी हुई कि जम्मू के हमारे अपने सेंट जो बाल योगेश्वर जी हैं, वो भी जम्मू का अपना योगदान दे रहे हैं। उस डाइस पे वो भी बैठे हुए थे जिन्होंने जम्मू में अति महाविष्णु यज्ञ किया। और मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि जब महाविष्णु यज्ञ जम्मू तवी में हुआ था, उसके बाद टेररिज्म में ड्रास्टिकली चेंज आई। आप छोटे होंगे, आपको याद नहीं होगा रवीश, आप जब बाहर थे, जम्मू में अति महाविष्णु यज्ञ हुआ था कम से कम कोई 20 साल पहले। और उसके बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर आहिस्ता 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 चेंजेस आना शुरू होगी। अति महाविष्णु यज्ञ, फिर हमारे जो बाल योगेश्वर जी हैं, ये कटरा के और पौनी के ऊपर इनका आश्रम है, इन्होंने उसके बाद अति महाविष्णु यज्ञ को जगह जगह पे किया और उन्होंने करगिल के शहीदों के लिए भी किया। और आप देखें कि उसके बाद चीज़ें बदली हैं। अब मेरा आज का ये डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब पॉलिटिक्स और रियल सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ना, तो भारत की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता और भारतीयों की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जब हम भारतीयों की ग्रोथ करते हैं तो इसमें हम संप्रदाय को धर्म नहीं मानते। सनातन में कहा गया है, देखें मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी राइट टू स्पीच है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं वही बात करूँ जिसके बेस में सच हो। जब हम कृष्ण जी की गीता में जाते हैं और वहाँ पे एक रेफरेंस आता है, वो अर्जुन को बोलते हैं कि जिस धर्म की मैं तुझे अर्जुन बात कर रहा हूँ वो धर्म संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय होता है कल्ट, संप्रदाय होता है कि मैं मानता हूँ ये ब्लू पेन ही दुनिया का आखिरी पेन है, ये संप्रदाय है। धर्म है कि इसका काम है लिखना, अगर ये लिख नहीं रहा तो मैं इसको नहीं मानता। तो धर्म, भगवान जी ने कहा कि जो धर्म है तेरा वो है तू क्षत्रिय। एक वुमन है, उस वुमन के साथ एट्रोसिटीज़ हुई हैं, और अगर ये समाज उस वुमन के साथ बदतमीजी होने को चुप करके देखता रहा, ये फैसला तेरा है कि तू अगर क्षत्रिय नहीं होता, मैं तुझे नहीं कहता तेरा धर्म है उसके लिए फाइट करना। हारना जीतना तेरे हाथ में नहीं है, तू जिंदा रहेगा तू मरेगा ये भी तेरे हाथ में नहीं है, फाइट करना तेरे हाथ में। तो इसी तरह धर्म है। प्रधानमंत्री का धर्म जब है तो वो पूरे राष्ट्र के प्रति, अगर वो एक सनातनी प्रधानमंत्री हैं और अगर ये कल्ट को फॉलो करने वाले प्रधानमंत्री होते तो मान सकते थे कि ये सिर्फ उनका भला करेंगे जो उनके कल्ट को मानते हैं। लेकिन ये क्यों सनातनी प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। और यही आप देखें, आज भी हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड 2025 में भी लड़ रहा है यूरोप। ये वही फेथ को मानने वाले लोग हैं ना जो एक कल्ट को मानते हैं, लेकिन फिर भी ये फाइट में है। और जो हमारा सनातन धर्म है जिसको हम अपना देश का सॉफ्टवेयर मान के चलें, उसमें आज भी फाइट नहीं है, आज भी उसमें जिसको है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात बताता हूँ, बेशक हमारे पड़ोसी
डीएनए उनका तो सनातनी है ना। बेशक उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा डिस्टर्ब है, जिस दिन उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और वो ये समझेंगे, और वो हो भी रहा है, तो मुझे लगता है जो पीस ऑन दिस एरिया, इन दिस एरिया, वो ऑटोमेटिकली आएगा। और ये राइट टाइम है जब इन थॉट प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। और जो लोग फैंटेसाइज करते हैं ना झगड़ों को, लड़ाइयों को, महाकुंभ एक एग्जाम्पल बनी कि वाकई में 1 महीने के अंदर भारत के, वर्ल्ड के कोनों कोनों से लोग 50 करोड़, 50, 50 करोड़ लोग, या 6-60 करोड़ लोग इकट्ठे होके स्नान करके घर वापस जा सकते हैं। तो ये खुद में एक मेहनत एक्सरसाइज है। मतलब मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि वाकई में कोई जो ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर साइंस को रिसर्च करनी चाहिए, जो इतनी बड़ी ताकत को मोबिलाइज कर पाई, इतना बड़ा फूड अरेंजमेंट हो गया, इतना बड़ा चीज़ें अरेंज हो गई, और वो भी कितने छोटे से एरिया में, 40 किलोमीटर के एरिया जो हमने आप उस दिन डिस्कस किया था, 23 से 40 हुआ था, छोटी सिटी के बराबर होता है ना। और मतलब इट वाज समथिंग अमेजिंग। और हो सकता है यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर रिसर्च भी कर दें स्टार्ट। काफी लोग आए हैं। नहीं, अब हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे मैनेज किया, योगी सरकार ने कैसे मैनेज किया, और इतने छोटे स्पैन में इतनी चीज़ें, इकोनॉमी कैसे मैनेज हुई, चीज़ें कैसे मैनेज हुई। और ये चीज़ें जो हैं ये भारत की पूरे वर्ल्ड को एक आई ओपनर है कि साथ रहा जा सकता है, इकट्ठे काम किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। मैं कुछ हिस्टोरिक बातों पे था, मैं उस टाइम पे कुछ बातें कर रहा था, 1-2 बातें रह गई उनमें से। तो ज़रूर। हम बात कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी तब की और अब की, देखिए क्या था कि आज से कुछ साल पहले बोला जाता था, काफ़ी जो ये स्लेव मेंटालिटी वाले लोग थे ये कहते थे महाभारत रामायण जो है ये काल्पनिक है, मिथोलॉजी, ये मैथोलॉजी है। तो अब हम देखते हैं, देखिए आप, मैंने अभी ब्रह्मास्त्र की बात की, इसके बाद मैं बात करूँगा महाभारत का युद्ध हुआ, संजय का किरदार सबको पता है, दैट इज इंटरनेट। जो संजय आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हर किसी की जेब में एक संजय है, यस, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा और अगर पीछे जाए, मैं रामायण का एक एग्जांपल लेता हूँ, पुष्पक विमान, सामने हेलीकॉप्टर, तो मतलब आप सबने देखा है आज की डेट में, अभी भी थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है उसमें। तो टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कि वो कोई फैंटेसाइज्ड चीज़ नहीं थी, वो थी उस टाइम पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी, तभी वो स्क्रिप्चर्स में आई है। अब हुआ क्या, देखिए क्या हुआ कि जो हमारी सभ्यता है, काफ़ी पुरानी सभ्यता थी, जो मैं कहूँगा 1 AD की बात करूँगा मैं, पहली शताब्दी जो थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, उस समय बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हुआ भारत में। तो बुद्धिज़्म एक ऐसा फॉर्म था हिंदुज़्म का। देखिए हिंदुज़्म क्या है, बेसिकली हिंदुज़्म है आपने अपना भगवान खुद पाना है, यू आर गॉड ऑफ योरसेल्फ एंड यू हैव टू आपने पाना है अपना भगवान। आप सोचिए, आप जाइए जंगल में, आप वहाँ पे साधना कीजिए, आप ध्यान लगाइए, अपना भगवान पाइए। तो उसी तरीके से जो बुद्धिज़्म था उसकी इसीलिए ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बनी क्योंकि वो नॉन वायलेंस की बात करता था। हमारे जो उस टाइम के पूर्वज थे उनको पता लग चुका था आज से 2000 साल पहले कि देखिए वायलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, नॉन वायलेंस जो है यही है बेस्ट टूल। आप वाद विवाद कीजिए, बात कीजिए, ज्ञान की बातें कीजिए, टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, अब आप सुविधाएं दीजिए अपनी प्रजा को, आप इस तरीके से चलिए। और मैं कहूँगा कि करीबन अगले 1000 साल तक भारतवर्ष जो है वो इसी रास्ते पे चलता रहा, जिसमें बुद्धिज़्म का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ, काफ़ी बड़ा जो तबका है वो बुद्धिस्ट बना पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अब हुआ क्या कि सेम टाइम पे जो हमारी वेस्ट की तरफ की सभ्यताएं थी वहां पर सिर्फ मारकाट हो रही थी, वो हैनिबलिज्म जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर हैनिबलिज्म चला। शायद भारत इतना विकसित हो गया था सोच और विचार में कि वो उस पुरानी चीज़, देखिए आज की डेट में हम बाहर जाते हैं, जैसे बाहर जाएंगे, अगर हमें कोई आदिमानव मिलेगा अगर हम चल रहे हैं हमारे कोई आदिमानव मिलेगा तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो अटैक करेगा, उसके हम सोचेंगे बात करने की, हम तो सोचेंगे कि हम बात करते हैं, इसको को रोकते हैं, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे को खून लगा हुआ है, ये है। लेकिन वो नहीं, तो भारत के साथ यही हुआ वो, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा आई कि इसको ओवरकम कर दिया गया। और आगे मैं कहूँगा 1200 से लेके 1200 से लेके 1947 तक हमको डिफरेंट कल्चर्स ने अपना शिकार बना के, स्लेव बना के, मतलब पैरासाइट आ गए हमारे वो हम इसलिए क्योंकि हम सुलझे हुए लोग थे। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म भी करता था, अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी आके हमारे ऊपर रूल भी कर रही थी, तो हम सोचते थे कि शायद कोई बात वाली चीज़ से हम इसका जो है इलाज करें, हम उसको मारे नहीं, हम ज़्यादा युद्ध पे ना जाएं या इस तरीके से नहीं जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बोलूँगा, आज के दिन देखिए 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, यूएनओ बनती है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप यूएनओ का चार्टर पढ़ेंगे, उसका मतलब है कि हिंदू सभ्यता की जो
मूल मंत्र है जो हिंदू सभ्यता वासुदेव में, कुटुंबकम। वो पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट की जाए। यस, ये इसलिए 1945 में जो मैं कहूँगा ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा पिछली एक सेंचुरी में कुछ अच्छा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव चीज़ रही है, या जो शायद अभी तक विश्व को बचा रही है, वो था यूएनओ बनना। क्योंकि अगर जिस तरीके का माहौल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, एटम बम बन चुका था टुवर्ड्स द एंड, अगर दोबारा अभी भी हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उसका क्या इलाज है? उसका ये इलाज है कि जो भारतीय सभ्यता है, जो सनातन धर्म की सभ्यता है, उससे शिक्षा लेके आप उसी तरीके से आगे बढ़े। हाँ, जिसमें ये है कि एक फैमिली अगर है तो उस फैमिली में मम्मी पापा हैं, बेटे हैं, बेटी है, बहू है और जवाई है। मम्मा शिव भगवान की भक्त हो सकती है, पापा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, बेटा हनुमान जी का भक्त हो सकता है, बहू राधा रानी की भक्त हो सकती है, और कोई आदमी साईं बाबा या किसी किस्म के किसी प्रीस्ट को भी मानते हैं अगर वो, तो उसके लिए भी जगह है। तो अगर एक फैमिली के अंदर एक मल्टी फेथ के साथ आप रह सकते हैं तो आप उस फेथ के साथ पूरे वर्ल्ड में भी रह सकते हैं। तो ये जो कल्चर, ये जो एक्सेप्टेंस, ये जो टॉलरेंस है, वर्ल्ड टॉलरेंस, ये तो सनातन के अंदर ही पॉसिबल है। ये सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप है हमारा जिसके अंदर हर ऐप आ जाती है, इसमें क्लोज्ड सर्कल नहीं है। और अगर कोई नई चीज़ होती है उसमें डिबेट डिस्कशन होती है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है और उसके लिए स्पेस मिल जाएगी आपको। अगर एक इंसान जो है वो एक आइडिया लेके आता है, रावण जैसा आदमी, उसको भी स्पेस मिल जाती है, और जब वो गलत करता है तो राम जी आते हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल भारत का जो सिविलाइजेशन कल्चर मिला हमें, जिसको अब एक राइट वे मिल रहा है गवर्नेंस में, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम गवर्नेंस में नहीं लाते तब तक वो चीज़ आपकी उन कुरीतियों को जो हमारी अंदर घुस गई स्लेवरी की वजह से, ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो आज का दिन में मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। भारत ने वैसे भी मैच जीता हुआ आज की डेट में, तो ये तो मैं हमेशा समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान दो बेशक अलग है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसी सोचें हैं जो भारत से अपने आप को दुश्मन समझती हैं, बट फ्यूचर ये नहीं है। फ्यूचर वही है जो मोदी जी ने किया जब वो नवाज शरीफ की मदद को मिलने चले गए। वो है भारत, वो है भारत। जब किशन जी चले गए थे कहाँ पे, कौरवों की महफिल में, कि भाई ख़त्म करो, तुम दो भाई हो, अगर तुम दोनों आपस में इकट्ठे रहते हो तो तुम्हारे साथ आज वर्ल्ड का कोई आदमी भी टक्कर नहीं ले सकता। तो सेम चीज़ मुझे इंडिया पाकिस्तान में भी दिख रही है कि मोदी जी चले गए कि भाई ख़त्म कर मसले को, तेरे से भी गलती हुई है, मैं माफ़ करता हूँ, बड़ा हूँ तेरे से। आज भी बड़ी देर नहीं हुई है। उन पिछले 10 सालों में जब मोदी जी ट्रैवल किए और आज के भारत में बहुत फ़र्क आ गया। भारत वॉर इस टाइम, हमारी स्ट्राइक पावर तो बड़ी दूर जा रही है। और जो सपोर्टर थे रवीश पाकिस्तान के, उनको भी समझ में आ रहा है कि हम इंडिया के साथ ज़्यादा उलझ नहीं सकते। आपको इस नज़रिए से देखिए, अगर हम इस चीज़ को इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर वो जो आउटरीच था, देखिए मोदी जी के ऊपर आज भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो तो बिरयानी खाने गए थे, है ना, वो उनको कहीं कहीं पे गलत जगह पे भी टॉन्ट किया जाता है इस चीज़। वही वो स्लेव मेंटालिटी वाले। देखिए अगर उस ऑलिव ब्रांच को पाकिस्तान ने पकड़ लिया होता उस टाइम और वो पॉजिटिव तरीके से चली होती, आप बताइए 10 साल में क्या हुआ होता पाकिस्तान 10 साल में, पाकिस्तान के लिहाजे से। इवन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये यहाँ के लोग आज आप इमेजिन नहीं कर सकते इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती। और अगर इन्होंने कहीं मिलके करेंसी बना दी होती है अपनी, जैसे यूरो बना था, तो यू कुड नॉट इमेजिन कि कितनी बड़ी मार्केट है। 30 करोड़ पाकिस्तान के, 200 करोड़ चाइना के, 150 करोड़ हिंदुस्तान के, तो ये 400-450 करोड़ की जो इकोनॉमी थी लोगों की, पूरा यूरोप वेट करता है इसमें अंदर घुसने का। और भारत, देखिए भारत ने तो अपनी स्टैंडिंग रखी। देखिए भारत ने जिस पेस से चलना है, जिस तरीके से चलना है, हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने में हमें कोई खास फायदा नहीं है ना। लेकिन उनके लिए आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। देखिए क्या हुआ जब 1947 में पाकिस्तान जब बना भी, उस टाइम पे भी जो काफ़ी दार्शनिक लोग थे वो कहते थे कि ये स्टेट पास नहीं हो पाएगी, फेल्ड स्टेट रहेगी। उसका रीज़न ये था क्योंकि इनका कोई हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा था, ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रेफरेंस ये चलते, इक्वेशन में कांस्टेंट कुछ नहीं है। ये 300 साल छोड़ते थे, फिर पीछे 300 साल का लेके आते थे बस, और उसके पीछे कुछ नहीं। आप देखिए एक सभ्यता, आपने देश की व्याख्या करनी है, आप बोलते हैं 300 साल पहले अकबर था, फिर बाबर था, फिर लोदी था, उससे पहले भी कुछ नहीं था, और बीच के 300 साल भी कुछ नहीं था। तो ये तो साइकोलॉजिकली तो हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली जो था वो एक इतना मैंने तभी कहा ना कि एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारा रीजन है जिसको हम एशिया बोलते हैं, ये नेचुरल है। आज मैं देख रहा था मोदी जी बात कर रहे थे, एक और स्टडी हो रही थी कि जिस तरीके से हमारे हिमालयन के रिसोर्सेज हैं वैसे हमारी कोस्ट लाइन भी है।
तो कोस्ट लाइन भारत की कितनी लंबी और कितनी, जिसको बोलते हैं ना, अप्रोचेबल है। और मतलब देखिए शेप भी कैसा वही मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि एक डिफाइन करके हाथ से गढ़ा हुआ हमारा बॉर्डर लाइन है, जिसके अंदर इतनी ट्रेडिंग की स्कोप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, मोदी जी जिस तरीके से लीडरशिप दे रहे हैं और जिस तरीके से लोग अब क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजन पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, कास्ट पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स होगी जो मोदी जी ने आज कहा, सबका साथ सबका विकास और वासुदेव कुटुंबकम, और पूरे वर्ल्ड को साथ लेके चलना है। और वो हो भी रहा है। मोदी जी इकलौते ऐसे लीडर बन चुके हैं जो जेलेंस्की, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप से तीनों से बात करते हैं। बिल्कुल। और हमास से भी बात करने की कैपेसिटी रखते हैं और उधर से भी बात करते हैं। और इतने डेयरिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड पाकिस्तान, हाँ, बिना किसी को बताए, बिना किसी क्लियरेंस के। मतलब उन्होंने अपना भाई समझा ना कि यार मैं बड़ा भाई हूँ, चल बात करता हूँ तेरे से। ऑलिव ब्रांच दिया था उन्होंने, ऐसा आज तक मतलब हमें बहुत कम हिस्टोरिक एग्जांपल्स मिलेंगी और ऐसी। पूरे ईमानदारी से। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से, बिल्कुल। आपको मैं बताऊंगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपने अभी जेलेंस्की, पुतिन और इनकी ट्रंप की बात की, तो 2017 की यूएस सऊदी जो डील हुई थी, उस टाइम पे सेम सिचुएशन थी। ट्रंप यहाँ पे थे, मोदी जी यहाँ पे थे, और उस दिन से जो एक डायमेंशन जो था, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने दुबई जाके देखी, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। और उन्होंने सच में बोल दिया अमेरिका को, अब हम आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। और कहा जाता है, जो मैंने इंटरनल सोर्सेज या जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द की फिगर टू गेट दैट डील डन। क्योंकि देखिए पॉइंट्स दोनों तरफ से थे, सऊदी के अपने पॉइंट्स से वो हो नहीं पा रहा था। हम तो जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स हैं रवीश एंड आशीष। आप देखें कश्मीर की ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट 2014, कैसे कह सकते हैं हमारे कश्मीरी दोस्त भाई जो वहाँ बैठे हैं कि इकॉनमी चेंज नहीं हो रही है। हाईएस्ट टनल बनता है, ट्रेन पहुँचती है, वो 2014 के बाद ही पहुँचनी थी। 3.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुँच रहे हैं पहलगाम में। कितना बड़ा रेस्क्यू है मौसम से बचने के लिए, रिसोर्स के लिए, एजुकेशनल एवेन्यूज़। जब हम कल बात कर रहे थे तो बागेश्वर धाम पे प्रधानमंत्री का जाना, ये मैसेज है कि जो प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ सनातन की प्रचार करेंगे, जो सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जो धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है, जो धर्म इंसान की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल बना रहा है, जो सोशल इवेंट्स में जा रहा है, और जो इतने लोगों को अपने साथ खड़ा करके पॉजिटिव रास्ता दिखा सकता है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। और उन्होंने उनको अपना छोटा भाई बोला। मैं देख रहा था, ही वॉज ब्लशिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री बनना भी ईश्वर की ब्लेसिंग के बगैर नहीं होता। तो आज का दिन बड़ा ऑस्पिशियस था, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा हम सत्संग में बैठेंगे और इसी बहाने से हम अपने अर्थ न्यूज़ का कंट्रीब्यूशन इस सोच में देंगे। तो जो लोग जुड़ने की बात करें, और जो हमारे थॉट हमें एक दूसरे से दूर करते हैं उनको पीछे रखें। भारत का फ्यूचर जो है वही है जो भारत का ग्लोरियस पास्ट था। सिर्फ बीच का एक एरा आया है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, जो अब जा रहा है, और उसकी शुरुआत हुई है मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से। और अब आगे जो हमारा सिलसिला चल रहा है। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे, मोदी जी ने खाली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया है। मैं कुछ देख रहा था, कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मोदी जी के पास आके अपनी जो है सोशल वर्क के काम बताते हैं, और उनको भी अप्रिशिएट किया जाता है। और उन्होंने प्रूव किया है कि मेरा जो बिहेवियर है, वो मेरे दुश्मन जितना मर्जी मेरे खिलाफ बात करें, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मैं इम्पार्शल था, मैं इम्पार्शल हूं और मैं इम्पार्शल रहूंगा। लेकिन जब भारत की इंटरेस्ट की बात आएगी तो कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर में चाहिए, और यही सोच कंटिन्यू होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमें ये भी समझना पड़ेगा, जैसे चूंकि हमारे धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है, हमें अपना भगवान पाने की सभ्यता है पहले से ही, कि जिसको वेस्ट में थीस्ट बोलते हैं, 33,000 वेस्ट में थीस्ट बोलते हैं। जी, मेरा कहने का मतलब, हाँ बिल्कुल, जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, वेस्ट में इसको थीस्ट बोलते हैं। जो हिंदू धर्म है, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी है सबके लिए। यस, जो बीइंग ए हिंदू इज सिनोनियम टू सेकुलरिज्म, प्योर सेकुलरिज्म। आप समझे बात को। हमारे व्यवहार में भी अगर आप देखेंगे, हमें धर्म एक बड़ा लेटर पार्ट है हमारे लिए। आपकी बात को सिंप्लीफाइड मैनर में अगर बोला जाए तो हमारे इसमें बोला जाता है, जैसा भक्त वैसा भगवान। बिल्कुल है, जो धन्य जट को पत्थर में भगवान मिल गए। बिल्कुल, अब मैं क्या, मेरा ये कहना है, धन्य जट को पत्थर में मिल गए। चूंकि हमारी जो सभ्यता है ये एक्सेप्ट करती है सारी चीजें, हमने इसीलिए आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया।
हमने किसी के ऊपर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण हमने हमला नहीं किया, हमने मारा नहीं लोगों को। अब जो बाकी सभ्यताएं थी उनमें क्या प्रॉब्लम था, उनमें सेट पैटर्न था कि जी अगर आप इंसान हैं तो ये मानो आप, नहीं तो आप हमारी सभ्यता के पार्ट नहीं है। इस चीज़ ने, जो ये चीज़ है ना, यही चीज़ एक्सट्रीमिज़म को उकसाती है। और जब आप बोलेंगे कि भाई यही सेट सच है, यही मेरा नज़रिया जो है, यही एक असली, यही सिर्फ एक नज़रिया, नहीं तो तू अथीस्ट है या नॉन बिलीवर है, तो ये कन्फ्लिक्ट पैदा करती है चीज़। और यही चीज जो है वर्ल्ड को तोड़ी, वर्ल्ड को तोड़ा इसने, और आज रिस्क है वर्ल्ड को भी, मतलब लेकिन अगर वर्ल्ड सनातन सॉफ्टवेयर को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर देता है, जिस तरह भारत अपने वापस ग्लोरियस के पास्ट की तरफ जा रहा है, वैसे ही वर्ल्ड भी जो है ग्लोरियस पास्ट की फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। और अगर कहीं से भी कुछ अच्छाई मिल रही है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विश्वास है, अर्थ न्यूज़ में हमारा विश्वास है कि भाईचारा बढ़ाएंगे, मोदी जी जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जो लोग भी भारत को कमज़ोर देखना चाहते हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और भारत जो है हमारा मोदी जी की लीडरशिप में, और आने वाली जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो भारत को जोड़ रहे हैं और जो भारत को आगे लेके जा रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको कामयाबियों की तरफ जिसको सक्सेस मिलेगा। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, वो देखें जाके किस तरीके से ऐसी जगह जहाँ पे जिसको टेररिज्म का हब बोला गया पूरे इंडिया में, आज वो किस तरीके से डेवलपमेंट का हब बन चुकी है, किस तरीके से इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे, और किस तरीके से भारत ओवरऑल विश्व गुरु बन चुका है। बनेगा नहीं, अब वो बनने के लिए अब और क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि जो वर्ल्ड की दो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, जिसको हम आप रशिया बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, they are endorsing the existence of Prime Minister of India. This is something which is to be understood कि आज हमारा जो भारत है वो जिस संस्कृति के सिर पे इस तरफ बढ़ रहा है, वो संस्कृति जो है अब वो हमारे डे टू डे अफेयर्स में भी दिख रही है, और वो जल्दी ही और वाइब्रेंट होगी और इंक्लूसिव होगी, और जो हमारी और ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना हायर एम्बिशंस है, वो भी हमारे जल्दी ही पूरे होंगे। तो हम भी मुबारकबाद देते हैं उन सारी संस्थाओं को जो सोशल वर्क कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं और लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सर्विसेज दे रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी अच्छी सेहत की कामना करेंगे, और परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान भारत को अच्छी लीडरशिप मिले, और भारत जो है इस अच्छी लीडरशिप के आगे कंटिन्यू करे, और जो एक्चुअल में भारत की जगह होनी चाहिए थी विश्व में, भारत उसको जल्दी अचीव करे और आगे बढ़े। इन्हीं वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय माता दी।